हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका जेईई केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आया हूं एक और अमेजिंग, एक और धमाकेदार सेशन जीत चैनल पर, जो कि किल शॉट कोर्स 40 डेज के क्रैश कोर्स का होने वाला है, जिसमें अब हम आज डे 5 को कर रहे हैं रिवीजन उन सारे चैप्टर का जो पिछले 4 दिनों में हमने निपटा है। आपको याद है पहले 4 दिनों में हमने क्या क्या निपटाया है? बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर और केमिकल बॉन्डिंग। ये चारों चैप्टर हमने निपटाए। और ये चारों चैप्टर में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जितने भी पिछले साल आईआईटी में क्वेश्चंस पूछे गए, मतलब उनके सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम लेकर आए, जिनको हम बतौर रिवीजन यहां पर करने वाले और अंजाम देने वाले हैं 40 दिन के बाद। जो क्रैश कोर्स है या जो हमारा आईआईटी का पेपर है, या कुछ दिनों के बाद जो आईआईटी का पेपर है, या कुछ महीनों के बाद जो आईआईटी का पेपर है, उसमें ये सेशन बहुत हेल्पफुल होगा। उसमें उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए ये सेशन बहुत जरूरी होगा। तो इसलिए ये रिवीजन पार्ट 1 है। बीच में और भी रिवीजन के पार्ट्स आते रहेंगे और बीच में हम सारे रिवीजन्स में एक ही चीज करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जितने भी पुराने साल में आईआईटी में पेपर पूछे गए, पेपर में सवाल पूछे गए, बेसिकली कहना चाहिए जितने भी पुराने सालों में आईआईटी के पेपर में सवाल पूछे गए, वो सारे सवालों को यहां हम डिस्कस करेंगे रिवीजन पार्ट 1 में। तो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 1, जो 1999 में आया था। पुराना है थोड़ा सा, लेकिन ठीक है भाई, ओल्ड इज गोल्ड वाला हिसाब किताब है, क्योंकि हम रिसेंट अगर इक्वेशंस को करते जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आईआईटी ने पुराने कुछ सालों के पेपर का से क्वेश्चन निकाल दिया हो, या उससे जुड़ा हुआ कोई कंसेप्ट का क्वेश्चन इस बार डाल दिया हो आईआईटी में। तो वो जरूरी है कि हम इस बार पुराने सालों के भी करेंगे और रिसेंट ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं आईआईटी के, जो पेपर्स में पूछे गए, उनकी भी हम डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन है द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 मोलार फॉस्फोरस एसिड इज, फॉस्फोरस एसिड इज H3PO4। आपको नॉर्मेलिटी बताना है, इजी क्वेश्चन है बहुत। मोलारिटी आपको दे रखी है, तो आपको पता होना चाहिए नॉर्मेलिटी और मोलारिटी का फॉर्मूला। नॉर्मेलिटी कैन बी रिटन एज मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर बोले तो वैलेंसी फैक्टर, तो इट विल बी मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर बोले तो वैलेंसी फैक्टर, जो आपको मोलारिटी से मल्टीप्लाई करना है तो आपको नॉर्मेलिटी आ जाएगी। तो मोलारिटी तो क्वेश्चन में दे रखी है, आपको सिर्फ निकालना है फॉस्फोरस एसिड का वैलेंसी फैक्टर। एंड क्योंकि फॉस्फोरस एसिड है, इट्स एन एसिड, फॉस्फोरस एसिड है, और एसिड का एन फैक्टर हमेशा उसकी बेसिसिटी होता है, यानी कि कितने H+ आयंस वो रिप्लेस कर सकता है। उसका जो एन फैक्टर होगा वो उसकी बेसिसिटी से निकाला जाता है। अब कितने H+ आयंस रिप्लेस कर सकता है ये स्ट्रक्चर से पता चलेगा। तो H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, मतलब डबल बॉन्ड O एक तरफ, OH, OH और H। ये हो गया H3PO3। अब जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड होंगे, ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है जितने हाइड्रोजन, तो ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, तो ये H+ आयन रिलीज होगा, ये भी H+ आयन रिलीज होगा। कितने H+ आयन रिलीज होंगे? 2, तो ये 2 H+ आयन रिलीज होंगे। ये हाइड्रोजन फास्फोरस से कनेक्टेड है, विच इज नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव, एटलीस्ट इट इज नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव एज ऑक्सीजन इज, तो इट इज वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो हाइड्रोजन आयन नहीं निकालेगा, वो H+ आयन नहीं निकालेगा। कौन? फॉस्फोरस से कनेक्टेड वाला। सिर्फ कौन निकालेंगे? ऑक्सीजन से कनेक्टेड वाले। तो ऑक्सीजन और H में ये H+ निकल जाएगा, ऑक्सीजन और H में ये H+ निकल जाएगा। हाउ मेनी H+ इट कैन रिप्लेस? 2 H+ इट कैन रिप्लेस, एंड दैट इज व्हाई इट्स एन फैक्टर विल बी इक्वल टू 2। तो एन फैक्टर क्या हो गया? 2। सो इट्स एन फैक्टर विल बी 2। सो नाउ वी हैव molarity is equal to normality is equal to molarity into n factor.
मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलारिटी कितनी दी है क्वेश्चन में 0.3 मोलार, तो इट विल बी 0.3 इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर 2 आ गया, तो नॉर्मेलिटी विल कम आउट टू बी 0.6 ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, 0.6 ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर एज पर द ऑप्शंस गिवन। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है विच इज 0.6, सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर 0.6। तो क्या करना है, सिंपल मोलारिटी को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है भाई, और फॉस्फोरस एसिड है तो फॉस्फोरस एसिड क्योंकि एसिड है और हर एसिड का एन फैक्टर उसकी बेसिसिटी होता है, तो बेसिसिटी 2 होगी क्योंकि 2H प्लस आयंस फॉस्फोरस एसिड निकाल रहा है, क्योंकि वो H प्लस आयंस जो आपके ऑक्सीजन से कनेक्टेड है वही रिप्लेस होंगे, तो ये H प्लस चला जाएगा, ये H प्लस चला जाएगा, टोटल 2 H प्लस चले जाएंगे तो एन फैक्टर 2, तो यहां पर नॉर्मेलिटी आ गई, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, मोलारिटी इज 0.3 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.6, तो 0.6 आंसर हो गया। क्लियर हो गया, पहला क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच विल बी योर क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन को यहां डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन एसिड S2F2, दिस इज S2F2 एंड H2S, दिस इज H2S, रिस्पेक्टिवली आर। आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन, पहला एसिड में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में सल्फर, मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमें पता है कि सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है 0, तो इट विल बी इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गई। सेकेंड S2F2, S2F2 में हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, तो एक काम करते हैं, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं X, तो यहां कितने सल्फर है 2X, प्लस फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है -1, बिकॉज जितने भी हेलोजन से ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, तो फ्लोरीन की -1, बट वी हैव 2 फ्लोरीन, तो -1 इंटू 2, सो दिस इक्वल्स टू 0, क्योंकि ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं है, तो ओवरऑल चार्ज इस पर 0 है, तो इक्वल टू 0, सो दिस इंप्लाइज 2X -2 इक्वल टू 0, so this implies 2X equal to 2, this implies X equal to 1, तो ये X की वैल्यू आ गई कितनी 1, यानी कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 S2F2 में, तो S2F2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। थर्ड H2S, H2S सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं X, और हाइड्रोजन की मान लेते हैं, माननी क्या है, होती है +1, और 2 हैं तो +1 इंटू 2, तो हम कह सकते हैं +1 इंटू 2 प्लस X इक्वल टू 0, क्योंकि ओवरऑल चार्ज है 0 H2S पर, तो 2 प्लस X इक्वल टू 0, तो X की वैल्यू आ गई -2, X की वैल्यू आ गई -2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई -2, तो सल्फर में कितनी है 0, एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, S2F2 में +1 और H2S में -2, तो 0 +1 -2, 0 +1 एंड -2, तो 0 +1 एंड 2, दिस शुड बी -2, क्योंकि 0 +1 +2 ये भी है, 0 +1 +2 ये भी है, तो इट शुड बी -2, एंड एज पर दी ऑप्शन ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, दिस इज -2, ठीक है, सो दिस इज करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 0, 1 एंड -2, 0, 1 और -2 बिल्कुल सही आंसर है, और ये हमारा सटीक आंसर है। क्लियर हो गया, तो सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमने निकाल ली, बेसिकली ये रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट हम चैप्टर फर्स्ट में भी निकालते हैं, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में, जब हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं या जब हम चीजें देखते हैं स्टीशियोमेट्री से रिलेटेड, तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ती है, सो एज टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट।
क्योंकि वहां ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के टर्म्स में भी कई बार स्टीशियोमेट्री आती है, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो गेन और लॉस होता है वो सेम रखने पड़ते हैं। तो यहां पर हम रिडॉक्स रिएक्शन यहां पर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो ये आंसर है ए ऑप्शन 0, 1 एंड -2। दूसरा क्वेश्चन का ये आंसर है। 1999 में ये क्वेश्चन पूछा था, बट ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का ये एक लॉजिक हमको दे रहा है। स्क्रीनशॉट लेंगे, थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे फिर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू दी थर्ड क्वेश्चन। भाई तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। तीसरे क्वेश्चन में अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्पीशीज विद एन एटम इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको यह बताना है इनमें से कौन सा एटम है, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें से जो एटम है मेनली वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। 2000 का क्वेश्चन है। 2000 मतलब ईयर 2000 में नीट पे आईआईटी में पूछा था बेसिकली ये क्वेश्चन, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अपन सबको एक एक बार सॉल्व करते हैं। MnO4 माइनस में सेंट्रल एटम मैग्नीज है, तो हम मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। एंड लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज बी X। सो लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn बी X मान लिया, तो इसकी X हो गई, ऑक्सीजन की -2 हो गई। कितने ऑक्सीजन है, 4 है, तो -2 × 4 हो गया, इक्वल टू -1, क्योंकि ओवरऑल चार्ज -1 है, तो इक्वल टू -1। दिस इंप्लाइज x -8 इक्वल टू -1, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू +7। तो यहां पर +7 है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरी स्पीशी कौन दे रखी है हमको, क्रोमियम CN6 3-, क्रोमियम साइनाइड हेक्सासाइनाइड, और टोटल चार्जेस, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी बेसिकली होता है, टोटल चार्जेस 3-। तो अगेन क्रोमियम के हम क्या मान ले, X। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने क्या मान ली, X। साइनाइड की -1 होती है, तो इट विल बी -1 × 6 इक्वल टू -3, क्योंकि ओवरऑल चार्ज इज -3। तो X -1 साइनाइड की, लेकिन 6 बार साइनाइड है तो -1 × 6 टाइम्स होगा, इक्वल टू -3 होगा। So this implies x -6 equal to -3. So this implies x equal to -3 + 6, that is +3. तो यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +3। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो ये दोनों हमारे आंसर नहीं होंगे। लेट्स मूव टू दी थर्ड कंपाउंड। थर्ड कंपाउंड क्या है, बेसिकली कोऑर्डिनेट आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन है, NiF6 2-, कॉम्प्लेक्स आयन है। इसमें निकल का निकालना है, क्योंकि निकल विल बी द सेंट्रल एटम। तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं अगेन X। फ्लोरीन की कितनी होती है, -1, लेकिन 6 फ्लोरीन है, तो -1 × 6 इक्वल टू -2, इक्वल टू -2। सो दिस इंप्लाइज X -6 equal to -2. So this implies X -6, क्योंकि -1 × 6 will become -6 equal to -2. So this implies X equal to -2 + 6. So this implies X equal to +4. X equal to +4. तो यहां पर X की वैल्यू आ रही है +4, यानी कि निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। ये भी आंसर देंगे, क्योंकि आंसर वो है जिस पे +6 आएगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। तो अब लास्ट ऑप्शन ही बचा है, होना यही आंसर चाहिए, होगा भी यही, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। तो फोर्थ CrO2Cl2, अलग स्लाइड ले लेते हैं, जगह नहीं है तो। CrO2Cl2, CrO2Cl2, क्रोमियम विल बी द सेंट्रल एटम, तो क्रोमियम की मान लेते हैं X। तो ये X, ऑक्सीजन की वैलेंसी हमें पता है कितनी होती है, -2, and we have 2 oxygen here, so it will become -2 × 2, -2 × 2। क्लोरीन की होती है -1, and we have 2 क्लोरीन, तो -1 × 2, और ओवरऑल चार्ज 0 है, तो इक्वल टू 0। मतलब CrO2Cl2 को छुओगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि ये कोई आयन नहीं है या कोई रेडिकल नहीं है, ये न्यूट्रल कंपाउंड है, तो छूने पर करंट नहीं लगेगा, मतलब नेट चार्ज 0 है, तो इक्वल टू 0।
x minus 2 into 2 is minus 4, minus 1 into 2 is minus 2 equal to 0. So this implies x equal to minus 4 minus 2 minus 6, उधर गया प्लस 6. क्लियर हो गया? ये हमारा आंसर है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 6 आ रही है. सो एज पर द ऑप्शन क्लियर हो चुका है कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो प्लस 6 आ रही है. तो क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो प्लस 6 आ रही है. तो प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ही हमारा आंसर होगा, और ये इस तरीके से हमारा आंसर है. तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. CrO2Cl2 विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट. क्लियर हो गया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इस पूरे पार्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे जिसमें हमने कैलकुलेशन करके एक एक की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है. फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. स्क्रीनशॉट लेंगे. ओके, जो फाइनल आंसर है उसका कैलकुलेशन यहां पर है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे. ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 4. 2001 का क्वेश्चन है, ईयर 2001 में पूछा गया था. क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रिएक्शन 3ClO माइनस गिव्स ClO3 माइनस प्लस 2Cl माइनस इज एन एग्जाम्पल ऑफ. आपको ये रिएक्शन बतानी है किसका एग्जाम्पल है. पहले तो तुम देख लो, 3ClO माइनस एक्वस स्टेट में है, जो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? ClO3 माइनस अगेन एक्वस स्टेट प्लस 2Cl माइनस एक्वस स्टेट. अब एक काम करते हैं, अपन क्लोरीन की पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं. क्लोरीन की अलग अलग जगह पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं. यहां पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट मानते हैं x है. ये तो 3 मोल्स है, तो ये कुछ नहीं होगा. अगर होगा तो ये तीन जो है दोनों से फिर मल्टीप्लाई होगा, तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा. तो इस 3 को हटाकर अपन x मान लेते हैं इसको. ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 इक्वल टू -1, क्योंकि ओवरऑल चार्ज इज -1, तो इक्वल टू -1. दिस इंप्लाइज x -2 इक्वल टू -1. So this implies x equal to +1. तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की है +1. यहां पता कर ले, यहां पता कर लेते हैं. क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है x, ऑक्सीजन की -2, तो -2 कितनी बार है? 3 बार है, तो -2 इंटू 3 इक्वल टू -1, तो यहां पर -1. तो x -6 -3 इंटू 2 इज -6 इक्वल टू -1. दिस इंप्लाइज x इक्वल टू +6 हो जाएगा, तो ये +5 हो जाएगा. तो यहां पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5. तो यहां पर अब देखेंगे अपन किसको? क्लोरीन का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां तो +5 हो गया. यहां पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट विल कम आउट टू बी -1. सामने दिख रहा अकेला क्लोरीन है, तो x की वैल्यू -. अब तुम एक चीज देखो, रिएक्टेंट साइड क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट थी +1, रिएक्टेंट साइड क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट थी +1. प्रोडक्ट में एक में हो रही है +5 और एक में हो रही है -1. एक में हो रही है +5 और एक में हो रही है -1. तो भैया +1 से ये जा रहा है +5, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है. और यही +1 से जा रहा है -1, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है. तो मतलब हमारा रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, जिसमें से एक प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और दूसरे में ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है. एक में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और दूसरे में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है. तो ऑक्सीडेशन नंबर जब ऐसा होता है, एक ही रिएक्टेंट में एक ही स्पीशी के 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर प्रोडक्ट में मिलते हैं, जो कि एक इंक्रीमेंट साइड है, एक डिक्रीमेंट साइड है, तो ऐसी रिएक्शन को हम नाम देते हैं डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन? डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन. तो ये रिएक्शन जो हो गई, दीज आर कॉल्ड एज डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन. तो ये रिएक्शन हो गई आपकी डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. तो एज पर दी ऑप्शंस सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सी ऑप्शन में हमारा डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन दिया हुआ है. तो ये डिस्प्रपोर्शनेट हो गया. ये इंडिविजुअली ना ऑक्सीडेशन है ना रिडक्शन है. एक ही स्पीशी एक प्रोडक्ट में अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रही है और दूसरे प्रोडक्ट में अपने आप को रिड्यूस कर रही है. जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा रही है उसमें ऑक्सीडाइज कर रही है,
और जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर घटा रही है उसमें रिड्यूस कर रही है। तो एक स्पीशी प्रोडक्ट में एक बार अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रही है, एक बार रिड्यूस कर रही है, तो इसको हम बोल देंगे इट्स अ काइंड ऑफ अ डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हो गई डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर छलांग लगाएंगे। 5th क्वेश्चन पे चलते, बट 4th क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, सो क्लियर 4th क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स मूव टू द 5th क्वेश्चन नाउ। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट इज मेड अप टू 250 ml। ओके, एक्वा सोल्यूशन 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट का सोल्यूशन बनाया गया 250 ml तक, इसको 250 ml तक किया गया। The volume of 0.1 normal NaOH required to completely neutralize 10 ml of this solution is। अगर आपके पास 0.1 नॉर्मेलिटी का NaOH है तो उसका कितना वॉल्यूम लगेगा इस ऑक्सैलिक एसिड के 10 ml के ऐसे सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, 10 ml के सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, तो पहले तो ऑक्सैलिक एसिड की बात कर लेते हैं, विच इज C2O4 H2C2O4। दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। बेसिकली ऑक्सैलिक एसिड होता क्या है, COOH बॉन्ड COOH, ये होता है ऑक्सैलिक एसिड। सो दिस इज H2C2O4, H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड है, और ये न्यूट्रलाइज हो जाता है किससे, NaOH से, NaOH से। तो NaOH से न्यूट्रलाइज होने के लिए इसको यहां पर बनाएगा COONA और COONA प्लस H2। तो रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 2 Na वहां पर है, तो यहां पर 2 NaOH लेने पड़ेंगे, एंड रेस्ट एवरीथिंग विल बी बैलेंस्ड, क्योंकि H2O तो ये 2 OH देगा और ये 2 H देंगे, तो यहां पर 2 H2O बनेगा। बस यहां पर ये रिएक्शन इस तरीके से बैलेंस्ड हो गई। तो अब ये क्लियर हो गया कि इसके 1 मोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए बैलेंस्ड इक्वेशन के हिसाब से इसके 2 मोल लगेंगे। इसके 1 मोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके 2 मोल लगेंगे। तो 1 मोल अगर H2C2O4 का है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको NaOH के 2 मोल लगेंगे। 1 मोल 2 मोल। अब मोल तो अलग अलग है दोनों के, लेकिन हमें पता है अगर दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर पा रहे हैं, अगर दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर पा रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका ग्राम इक्विवेलेंट, इसका ग्राम इक्विवेलेंट किसका, H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होगा NaOH के ग्राम इक्विवेलेंट के। सो इट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। तो ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के सेम होने चाहिए, तो H2C2O4 का ग्राम इक्विवेलेंट NaOH के ग्राम इक्विवेलेंट के बिल्कुल इक्वल होगा। दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे। और ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम करके। तो इसका नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम मान लेते हैं, नॉर्मेलिटी इसकी N1 है और वॉल्यूम V1 है, इसकी नॉर्मेलिटी N2 है और वॉल्यूम V2 है, तो N1 V1 विल बी इक्वल टू N2 V2 विल बी इक्वल टू N2 V2। ये इक्वेशन का फायदा उठाएंगे। और ग्राम इक्विवेलेंट सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि देखो मोल्स में नहीं इक्वल कर सकता था, क्योंकि इसके 1 मोल इसके 2 मोल है। मास तो बिल्कुल नहीं कर सकते, मास तो बहुत ही अलग अलग होंगे दोनों के, लेकिन दोनों का सेम क्या होगा, हमेशा ग्राम इक्विवेलेंट। तो अगर एक चीज दूसरी चीज को न्यूट्रलाइज कर पा रही है तो इट मींस दे बोथ हैव सेम ग्राम इक्विवेलेंट्स। ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑक्सैलिक एसिड का और ग्राम इक्विवेलेंट्स NaOH का सेम होगा, और N1 V1 इक्वल टू N2 V2 होगा। अब दिक्कत यह है कि यहां पर तो हमें N2 पता है, NaOH का 0.1 नॉर्मल दे रखा है। V2 हमसे पूछा है कि NaOH का कितना लगेगा, द वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड। तो ये वाला डेटा तो अपना कंप्लीट है। अपने को दिक्कत है राइट हैंड साइड के डेटा में N1 और V1 नहीं दिया है।
इसमें V1 दिया हुआ है 10 ml, ये जो 10 ml है ऑफ दिस सोल्यूशन मतलब ऑक्सैलिक एसिड है, तो V1 हमको दिया है 10, लेकिन दिक्कत ये है कि नॉर्मेलिटी नहीं दी, नॉर्मेलिटी नहीं पता। N2 हमें दे दिया है 0.1 और यहां V2 हमें निकालना है, ये हमें निकालना है, ठीक है, तो ये भी हमें निकालना है। तो पहले हम नॉर्मेलिटी निकालते हैं। नॉर्मेलिटी के लिए ऊपर वाला डेटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट इज मेड अप टू 250 ml, मतलब 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट को 250 ml तक बनाया गया। तो अपन निकाल लेते हैं यहां पर स्ट्रेंथ, यहां अपन पहले निकाल लेते हैं क्या? स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इन ग्राम्स पर लीटर, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। कैसे निकलेगी ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ? ग्राम कितना है? 6.3 अपॉन कितना? 250 ml, तो 250 into 1000, so this will become 6.3 into 4, 6.3 into 4, तो 6.3 into 4 is 6 4s are 24, तो 25.2, 25.2, this will become 25.2. Now normality is what? Strength upon equivalent weight, strength upon equivalent mass, which is nothing but molar mass upon n factor. तो मोलार मास ऑक्सैलिक एसिड का कितना होता है? H2C2O4 का मोलार मास, हाइड्रोजन का 2 और कार्बन का 2 12, तो 12 इंटू 2, ऑक्सीजन का 16, तो 16 इंटू 4, क्योंकि 4 है। और याद करो ये डाइहाइड्रेट दिया था उनने, तो डॉट 2H2O भी करना पड़ेगा, तो 2 मोल पानी के भी ऐड करने पड़ेंगे, तो पानी का 1 मोल 18, तो सीधा 2 मोल 36। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 24 प्लस 16 4 जा 64 प्लस 36, तो यू विल गेट 126। ये आ गया क्या? मोलार मास ऑक्सैलिक एसिड का 126। अब मोलार मास अपॉन एन फैक्टर कर देंगे तो इक्विवेलेंट मास आएगा, क्योंकि इक्विवेलेंट मास होता है मोलार मास या मॉलिक्यूलर मास, जो भी कह लो, डिवाइड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर एसिड की क्या होती है? उसकी बेसिसिटी। बोले तो कितने H प्लस निकाल सकता है? तो ऑक्सैलिक एसिड 2H प्लस निकाल सकता है, तो यही इसका एन फैक्टर हो जाएगा। तो कर देंगे 126 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका इक्विवेलेंट मास विल बी मोलार मास दैट इज 126 अपॉन एन फैक्टर दैट इज 2, तो 63 इसका इक्विवेलेंट मास आ गया। रख देंगे यहां पर। स्ट्रेंथ इज 25.2 अपॉन 63, ये नॉर्मेलिटी आ गई। तो तुम्हें नॉर्मेलिटी मिल गई, ऑक्सैलिक एसिड की नॉर्मेलिटी मिल गई, ये मिल गई हमको कितनी? 25.2 अपॉन 63। बस अब क्या करें? इसको मल्टीप्लाई कर दे 10 से, इक्वल टू 0.1 इंटू दिस वॉल्यूम, V2 की वैल्यू आ जाएगी। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो N1V1 इक्वल टू N2V2, दिस इंप्लाइज N1 कितना आ रहा है यहां से? 25.2 डिवाइडेड बाय 63, 25.2 डिवाइडेड बाय 63 इंटू V1, पहला वॉल्यूम कितना है? 10 ml, तो इंटू 10 इज इक्वल टू N2 नहीं पता, N2 पता है 0.1, N2 इज 0.1, 0.1 इंटू V2 नहीं पता, तो V2 एज इट इज निकाल लेंगे। तो V2 विल बी इक्वल टू 25.2 इंटू 10 अपॉन 63 इंटू 0.1, तो यहां से डेसिमल उचकाया तो 100, तो V2 इक्वल टू 2520 अपॉन 63 ml में आएगा। तो 2520 अपॉन 63 अपन कैलसी से सॉल्व कर लेते हैं। तो वी हैव दिस एज 2520 अपॉन 63, 2520 डिवाइडेड बाय 63, सो दैट कम्स आउट टू बी 40 ml एग्जैक्टली। तो V2 यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो 0.1 नॉर्मल लगेगा, उस H2C2O4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसका वॉल्यूम लगेगा 40 ml। एज पर द ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, 40 ml, ये हमारा करेक्ट आंसर हो।
सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ए ऑप्शन 40 ml बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहां से हमारा आंसर आ रहा है 40 ml। अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल, समझ में आया। 40 ml इसका आंसर है, 2001 का सवाल है। तो ये 5वां क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट। स्क्रीनशॉट लेंगे इस पूरे सॉल्यूशन का, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे सेकंड पार्ट का। ठीक है, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन स्टेट ऑफ मैटर का है। जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन, 2014 में क्वेश्चन पूछा था, तो 2014 का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन 6, इफ Z इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, वेंडरवॉल इक्वेशन एट लो प्रेशर कैन बी रिटन एज। वेंडरवॉल इक्वेशन मतलब रियल गैस इक्वेशन। याद है रियल गैस इक्वेशन क्या थी? P प्लस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर, ये प्रेशर करेक्शन था, इंटू V माइनस NB, V माइनस NB ये वॉल्यूम करेक्शन था, इक्वल्स टू RT होता है। ये रियल गैस इक्वेशन या इसी को वॉन्डरवॉल इक्वेशन कहते हैं। अब वो कहते हैं लो प्रेशर के लिए इक्वेशन क्या होगी? तो व्हेन प्रेशर इज लो, दिस इंप्लाइज वॉल्यूम इज वेरी हाई अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। क्योंकि बॉयल साहब ने क्या कहा था कि अगर प्रेशर बहुत कम होगा, बहुत लो होगा, तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना वॉल्यूम कम होगा, और जितना ज्यादा प्रेशर कम, जितना कम करोगे प्रेशर उतना वॉल्यूम बढ़ेगा। तो प्रेशर इज वेरी लो तो वॉल्यूम इज वेरी हाई। और अगर भाई साहब वॉल्यूम हाई है तो V माइनस NB कैन बी रिटर्न इक्वल टू V। इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V, क्योंकि भाई समुद्र में से NB, समुद्र में से एक बाल्टी पानी कम भी कर लो तो समुद्र को क्या फर्क पड़ेगा? तो V इतना बड़ा है कि उसमें छोटा नंबर NB माइनस कर लोगे तो V को फर्क नहीं पड़ेगा, तो V बड़ा नंबर हो गया। सो दिस इंप्लाइज P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V इक्वल्स टू RT। तो दिस इंप्लाइज PV प्लस AN स्क्वायर बाय V, क्योंकि एक V से एक V कैंसिल, इक्वल टू RT। अब क्या करें? डिवाइड द होल इक्वेशन विथ RT। तो इस पूरी इक्वेशन को अपन डिवाइड करते हैं RT से, तो PV बाय RT प्लस AN स्क्वायर बाय VRT इक्वल्स टू RT बाय RT। पूरी इक्वेशन को RT से डिवाइड कर दो, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर तभी आ पाएगा। ये RT कैंसिल तो 1 हो गया, और ये PV बाय RT कैन बी रिटन एज Z, तो ये Z हो गया, प्लस AN स्क्वायर बाय VRT इक्वल्स टू 1। तो Z विल बी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विच इज 1 माइनस AN स्क्वायर बाय VRT। तो Z will be a compressibility factor which is 1 minus AN square by VRT। तो 1 minus AN, और अगर मोल्स एक हैं तो N को भी हम 1 लिख सकते हैं, तो N भी इग्नोर हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। तो N अगर 1 है तो इट कैन बी रिटन एज Z इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन VRT। अगर 1 मोल के लिए ले रहे हो तो, अगर 1 मोल के लिए ले रहे हो तो Z इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन VRT। तो Z इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन VRT, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सो एज पर द ऑप्शंस गिवन, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, Z इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन VRT, A अपॉन VRT। ठीक है, और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से कम होगा लो प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे 1 से ज्यादा हो जाता है, बट एट लो प्रेशर इट इज लेस देन 1। क्लियर हो गया? क्योंकि 1 में से कोई चीज माइनस हो रही है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में। तो ये बेसिकली इस तरीके से इक्वेशन से हम ये डिराइव करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बट वो अगर आपको याद भी रहेगा तो इजी रहेगा, अदरवाइज आप सॉल्व करके तो निकाल ही सकते हो। स्क्रीनशॉट लेंगे।
तो ये था जेईई मेन 2014 का क्वेश्चन। सिक्स्थ, लेट्स मूव टू दी सेवेंथ क्वेश्चन नाउ। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगेन जेईई मेन 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन अ पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर इज 1:4। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसियस मिक्सचर में 1:4 मास का रेशियो रखती हैं। ये इनके मास का रेशियो है। मतलब कहना चाहिए मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ नाइट्रोजन इज 1/4। तो वी कैन से मास ऑफ ऑक्सीजन कैन बी रिटन एज, और मास ऑफ नाइट्रोजन कैन बी रिटन एज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन। इससे ये पता चलता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या निकालना है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, रेशियो उनके मॉलिक्यूल्स के नंबर का निकालना है। और एक बात कंफर्म कर लो कि मॉलिक्यूल का रेशियो मतलब मोल्स का रेशियो, क्योंकि हमने हमेशा कहा है कि किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड में जितने मोल्स होंगे उतने Na मॉलिक्यूल्स होंगे। 1 मोल तो 1 Na, 2 मोल तो 2 Na, 1.5 मोल तो 1.5 Na, 5 मोल तो 5 Na। जितने मोल उतने Na। तो भैया मॉलिक्यूल का रेशियो मतलब मोल्स का रेशियो, तो हमको मोल्स का रेशियो निकालना है। तो अपन निकाल लेते हैं पहले मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस is equal to weight of oxygen upon molar mass of oxygen, which is 32. Moles of nitrogen gas will be weight of nitrogen upon 28, क्योंकि उसका मोलर मास है। अब weight of nitrogen हमें पता है, weight of nitrogen, not nitrogen dioxide, this is weight of nitrogen। अब हमें पता है weight of nitrogen is 4 times of weight of oxygen. M of nitrogen is 4 times M of oxygen. तो हम moles of nitrogen क्या लिख सकते हैं? W से डिनोट करो, M से डिनोट करो, doesn't make any difference. It will be 4 times of weight of oxygen upon 28. क्लियर हो गया? तो it is 4 times of weight of oxygen upon 28, क्योंकि 4 times है ना ये। Now the ratio will be, रेशियो निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ O2 अपॉन मोल्स ऑफ N2 विल बी इक्वल टू W ऑफ O2 अपॉन 32 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ WO2 अपॉन 28। WO2 से WO2 कैंसिल, 1/32 डिवाइडेड बाय 4/28। 4/28 can be written as multiplied by 28/4. So this comes out to be 7/32. So the ratio of weights of oxygen to weight of nitrogen will be equal to 7/32. So it is basically 7/32. तो 7/32 as per the option, option B बिल्कुल correct है। So this is option B which is absolutely correct. तो ये ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो भाई बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 7/32, क्योंकि हमारा रेशियो निकल रहा है O2 वर्सेस N2। O2 is to N2 कहना चाहिए, O2 is to N2 का 7/32, और ये इस तरीके से हमने निकाला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 अगेन 2014 का क्वेश्चन था। स्क्रीनशॉट लेंगे, हम 8th क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ओके, लेट्स मूव टू द 8th क्वेश्चन नाउ। 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग constitutes a group of isoelectronic species? What do you mean by isoelectronic species? Species having same number of electrons. Species having same number of electrons. अगर स्पीशीज में आपस में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो सारी स्पीशी आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कही जाएगी। आइसो मतलब कांस्टेंट, सेम, और इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स, तो सेम इलेक्ट्रॉन्स वाली स्पीशीज को आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे। तो 2008 का सवाल है, सबके अंदर देख लेते हैं ऑप्शंस में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है।
जैसे C2 2-, अब कार्बन के अंदर होता है 6 क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है, 2 है तो 12 और 2 माइनस है तो इट विल कंटेन 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स। O2 2-, में ऑक्सीजन का 8, 8 दूनी 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन, मतलब कहने को यहां पर ये ऑप्शन होगा ही नहीं क्योंकि पहले दो में ही क्लियर नहीं है इसका, ठीक है, तो ये नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन की बात कर लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन में NO+, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 7 और ऑक्सीजन के पास 8, 8 + 7 15 और एक कम है तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। C2 2-, कार्बन के पास 2 हैं तो कार्बन के पास 2 हैं तो 12 हो जाएगा क्योंकि 6 एटॉमिक नंबर है। 6 एटॉमिक नंबर मतलब न्यूट्रल स्टेट में 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रल है तो 6 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के पास, तो 2 के पास 12 और 2 माइनस, तो इसमें 2 माइनस और तो 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब तक तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक दिखा रहा है। Cn-, कार्बन के पास कितने 6, नाइट्रोजन के पास 7, 7 + 6 = 13 और माइनस मतलब एक और एक्स्ट्रा है 14 इलेक्ट्रॉन। ये जो माइनस चार्ज आ रहा है मतलब इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी है, तो इसके पास भी 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। और लास्ट इज N2, नाइट्रोजन के पास होते हैं 7, एटॉमिक नंबर 7, 2 नाइट्रोजन है 14 इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, मिल गया करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि सबके अंदर सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं, बी ऑप्शन। बाकी और भी आगे चल लेते हैं, हो सकता है मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन हो, तो आगे और भी टेस्ट कर लेते हैं। Cn-, कार्बन के पास कितने 6, नाइट्रोजन के पास 7 और 6 13 और 1 माइनस, तो Cn- के पास 14, N2 के पास भी 14, O2 2-, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं 8 और 8 16 और 2 माइनस 18 हो गए, यहीं अलग हो गया, यहीं अलग हो गया, तो ये नहीं होगा। इसकी बात कर लेते हैं। N-, N के पास कितने होते हैं 7 और एक और एक्स्ट्रा होगा क्योंकि माइनस लगा है तो 8। O2 2-, ऑक्सीजन के पास 8, 2 ऑक्सीजन है तो 16 और 1 माइनस 17, तो 17, मतलब ये भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। 2008 का सिंपल क्वेश्चन था बट आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हमको निकालने थे, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर 8 क्वेश्चन का। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम आगे चलेंगे। ये स्क्रीनशॉट लेंगे, 8 क्वेश्चन का बी आंसर करेक्ट है और सबके आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन्स बाकी के निकाल सकते हो, बट हमारा आंसर सेकंड में आ गया है जो कि हमारे को चारों में जो स्पीशीज दी हैं सब में 14 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच विल बी योर क्वेश्चन नंबर 9th। तो 9th क्वेश्चन अब देखते हैं यहां पर कि 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन कह रहा है द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1.312 इंटू 10⁶ जूल्स पर मोल। आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम की जो है वो दे रखी है 1.312 इंटू 10⁶ जूल्स पर मोल, जूल पर मोल। अब क्या करना है तुम्हें, आयोनाइजेशन एनर्जी दे दी है, अब तुम्हें एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी तुम लोअर एनर्जी लेवल फर्स्ट शेल की जैसे निकाल रहे हो तो इस आयोनाइजेशन एनर्जी पर बेस्ड आएगी, विच इज -1.312 इंटू 10⁶ इंटू Z² बाय n²। n1 का स्क्वायर यहां n1 है तो, और n1 हमने मान ली फर्स्ट शेल है, अगर हमने फर्स्ट शेल मान ली वो भी हाइड्रोजन एटम की है तो फिर क्या हो गया, Z की वैल्यू 1 और n1 की वैल्यू भी 1, तो -1.312 इंटू 10⁶ जूल्स पर मोल इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और En2 कितना आएगा, En2 -1.312 इंटू 10⁶, Z तो हाइड्रोजन ही है लेकिन ये हो जाएगा N2 यानी कि 2 का स्क्वायर, तो -1.312 इंटू 10⁶ अपॉन 4, तो 1.312 अपॉन 4 विल बी 1.312 डिवाइडेड बाय 4, 0.328,
तो 0.328 इंटू 10 की पावर 6 माइनस में। अब एक्चुअली ये फर्स्ट शेल की एनर्जी है, ये सेकेंड शेल में एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ये सब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए। तो फर्स्ट से सेकेंड पहुंचाने में कितनी लगेगी? द डिफरेंस बिटवीन द टू। सो द डिफरेंस बिटवीन द टू, डिफरेंस इन दोनों के बीच का जो होगा दैट इज इक्वल टू En2 माइनस En1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा ई। तो डेल्टा ई होगा। तो अपन दोनों के बीच का क्या कर लेते हैं? डिफरेंस निकाल लेते हैं। सो डिफरेंस कैसे निकलेगा? 0.328 डेल्टा ई यहां निकाल लेते हैं, डेल्टा ई यहां निकाल लेते हैं। तो डेल्टा ई विल बी इक्वल टू कितना आ गया? 0.328 इंटू 10 की पावर 6 माइनस में माइनस ऑफ माइनस 1.312 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स पर मोल में निकलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 0.328 प्लस 1.312 इंटू 10 की पावर 6 कॉमन, तो 10 की पावर 6 कॉमन जूल पर मोल। तो 1.312 माइनस 0.328 0.984 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स पर मोल, ये हमारा आंसर होगा। सो दिस इज आवर आंसर 0.984 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स पर मोल, ये हमारा आंसर होगा। सो नाउ एज पर दी ऑप्शंस, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज 9.84 इंटू 10 की पावर 5 है, तो चलेगा। एक डेसिमल प्लेस आगे से शिफ्ट कर दो, तो यहां पर 10 की पावर 6 की जगह 10 की पावर 5 कर दो, तो 9.84 इंटू 10 की पावर 5 जूल्स पर मोल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हमारा। सो दिस इज आंसर ऑप्शन डी, 9.84 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर मोल। 9.84 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर मोल विल बी अवर करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन 9 का, और इस तरीके से ये डी ऑप्शन हो गया जो कि 2008 में आया था। तो बेसिकली बोहर के पोस्टुलेट्स के ऊपर था, बोहर ने जो एनर्जी का डेरिवेशन दिया था हाइड्रोजन एटम के लिए, उस एनर्जी डेरिवेशन पर ये सारी चीजें हमें मिली और हमने समझी है। क्लियर हो गया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे तो क्लियर हुआ। 9th क्वेश्चन 2008 का सवाल है भाई, और ये एनर्जी वाले फॉर्मूले से हुआ है। ठीक है, जो बोहर मॉडल में एनर्जी बताई गई थी ना, और याद रखना कभी भी ऐसा है कि हाइड्रोजन एटम में लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे जा रहा है, स्टेट पे हायर स्टेट से लोअर स्टेट पर आ रहा है, तो याद रखना जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब्ड होगी वो उनके डिफरेंस ऑफ द एनर्जी के बराबर ही होगी। जो लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी में लेवल्स में जो एनर्जी का डिफरेंस है, वो डिफरेंस ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। ये था हमारा क्वेश्चन 9 का डी 2008 का सवाल। लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ इन नैनोमीटर। अच्छा, नैनोमीटर में बोल रहा है, तो मतलब हमें पता है कि भाई 1 मीटर में 10 की पावर 9 नैनोमीटर्स होते हैं। ठीक है, या कह लो 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। तो पहले हम मीटर में निकाल लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यू विल गेट द आंसर इन नैनोमीटर। associated with a proton moving at, ओके, प्रोटॉन है आपके पास एक जिसकी वेलोसिटी दे दी है 1 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर में ही दे रखा है, तो मीटर में ही रखेंगे। अभी मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, ये मास दे रखा है स्टैंडर्ड यूनिट। और H प्लैंक्स कांस्टेंट हमें पता है 6.26 होता है, तो इसको 2 डेसिमल प्लेस तक 63 कर दिया है, तो 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। एक्चुअली एग्जैक्ट वैल्यू होती है 6.626, बट ये 6.63 2 डेसिमल तक की है जूल सेकेंड। ये सब SI यूनिट्स में रखा हुआ है। तो अब हमको लैम्डा निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है ना, मींस वी हैव टू कैलकुलेट दी लैम्डा।
तो भैया लैम्डा कैसे निकलेगा? डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ है, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ इक्वेशन क्या है? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एम वी इज द मोमेंटम, और डी ब्रॉगली साहब ने कहा था दुनिया की कोई भी पार्टिकल, दुनिया की कोई भी चीज अगर कुछ मोमेंटम गेन करती है तो अपने साथ एक वेव एसोसिएट कर लेती है, और उस वेव की वेवलेंथ इस फॉर्मूले से दी जाती है। और बेसिकली ये बातें माइक्रोस्कोपिक बॉडीज पर लागू होती है कि माइक्रोस्कोपिक बॉडीज अगर एक मोमेंटम गेन कर लेंगी तो वो मोमेंटम से उनके पास एक वेव नेचर आ जाएगा जिसकी वेवलेंथ इससे दी जाएगी लैम्डा से। दिस इज लैम्डा, दिस इज लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी रख देते हैं अपन, लैम्डा निकल जाएगा क्योंकि अपने को सब कुछ दे रखा है। 6.63 इंटू 10 की पावर -34, ये एच की वैल्यू, मास कितना है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 इंटू 10 की पावर 3, ये वेलोसिटी है 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से लैम्डा विल बी इक्वल टू, पहले 10 की पावर वाली टर्म्स को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, -27 और 3 -24 ऊपर उचका तो 10 की पावर -10 और 6.63 डिवाइडेड बाय 1.67 तो 6.63 divided by 1.67, so you will get 3.97 into 10 की पावर -10 and lambda will come out to be in meter. lambda मीटर में आएगा, so lambda can be written as 0.397 into 10 की पावर -9 मीटर, एंड 10 की पावर -9 मीटर मीन्स 1 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर में ही निकालना है। तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 0.397 नैनोमीटर, 0.397 नैनोमीटर। ऑप्शन में देख लेते हैं तो हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है जो कि क्लोजेस्ट है इसके, क्योंकि 0.397 मतलब 0.4, 0.39 है ना, 397, अगर इसको तुम राउंड ऑफ भी करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 0.4, फर्स्ट डेसिमल तक राउंड ऑफ करोगे तो 0.4 नैनोमीटर ही आएगा, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.40 नैनोमीटर, ये हमारा आंसर होगा। तो दिस इज अवर आंसर, तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है जो हमारा आंसर है, ये ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर हो गया? सो दिस वाज अबाउट द 10th क्वेश्चन, 2009 का सवाल है। ये हमारा आंसर है लैम्डा का नैनोमीटर में, जिसका प्रोटॉन का मास, जो प्रोटॉन का वेवलेंथ है, मूविंग प्रोटॉन का वेवलेंथ है कहना चाहिए, जिस प्रोटॉन का मास आपको दे रखा है इतना और वेलोसिटी दे रखी है 1 × 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड, तो 0.40 नैनोमीटर उसके साथ वेव एसोसिएटेड होगी इस वेवलेंथ की। स्क्रीनशॉट लेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि होगा 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन 2009 का सवाल है। 11वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 11वें क्वेश्चन में भी लगभग हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही चीजें उठाई हुई हैं और वही अनसर्टेनिटी पर क्वेश्चन है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी पर चर्चा कर लेते हैं। पहले, इन एन एटम एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 600 मीटर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड आपको दे दी है जो कि 600 मीटर पर सेकेंड है, 600 मीटर पर सेकेंड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 0.005% सर्टेनिटी, मतलब विद एन एक्यूरेसी ऑफ 0.005%, ठीक है, 0.005% की सर्टेनिटी है। मतलब एरर कितना है, डेल्टा वी एक्स, डेल्टा वी 600 का 0.005%, तो 0.005 बाय 100 क्या होगा, 2 डेसिमल उचकाएंगे, उचक गए, तो 6 5 30, 6 5 30, बट एक्चुअली कितने डेसिमल प्लेसेस है, 1 2 3, तो इट विल बी 1 2 and 3, 0.03 will be the uncertainty in velocity। तो डेल्टा वी आ गया 0.03 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन पढ़ते ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ये सबसे बेसिक अप्रोच है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की। जब आप पहली लाइन से चालू करो क्वेश्चन पढ़ना, तो पहली लाइन से आप सॉल्यूशन स्टार्ट कर दो, सॉल्यूशन लिखना। नाउ फर्दर, सर्टेनिटी विथ विच द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी लोकेटेड इज, आपको डेल्टा
एक्स बताना है क्या है, डेल्टा एक्स। और बाकी सारी चीजें दे रखी है, एच की वैल्यू दे रखी है 6.6, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, ठीक है। आपको डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालना है, तो सिंपल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं यहां लिख लेता हूं सो दैट जगह बन जाए। तो दिस इज इक्वल टू 0.03 मीटर पर सेकेंड, और हमें निकालना है डेल्टा एक्स। तो एक बात तो कंफर्म है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगेगा। सो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्या होगा फॉर्मूला अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का? डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी, एक्चुअली मोमेंटम होता है वैसे, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4πm। अगर m यहां आ जाता है तो चेंज इन मोमेंटम हो जाता v के साथ मल्टीप्लाई करके, लेकिन हमने वेलोसिटी का चेंज दिया हुआ है अनसर्टेनिटी, तो हमने इसलिए वहां पर m को नीचे ले गए। तो इट इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स इनटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन h अपॉन 4πm। तो डेल्टा एक्स मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4πm इंटू डेल्टा v। सो डेल्टा x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h इज 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन 4 इंटू पाई इज 3.14 इंटू m कितना दिया हुआ है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू डेल्टा वी 0.03 0.03। तो डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पहले 10 की पावर को सॉर्ट आउट कर ले, ये 0.03 है, चलो इसको 0.03 रहने दो। 10 की पावर माइनस 31 को ऊपर ले जाओ, तो 10 की पावर पॉजिटिव 31, 10 की पावर पॉजिटिव 31 और 30 माइनस 34 और 31 -3 दो जीरो और हटा देंगे। अब ये 0.03 के भी दो डेसिमल ऊपर ले लेते हैं, तो -3 और +2 -1 बचेगा। तो देखेंगे भाई डेल्टा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 6.6 इंटू 10 की पावर -1। अब 6.6 इंटू 10 की पावर -1 को 0.66 लिख सकते हैं, तो अपन एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं 0.66 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 3, क्योंकि 0.03 के दो डेसिमल ऊपर ले लिए ना, तो सिर्फ 3 बचा। अब इसको तुम सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट द आंसर। और मैं कैलसी का सहारा लेकर जल्दी बता देता हूं, तुम्हें मैनुअली करना है। तो 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 3 को से डिवाइड करना है, किसको? 0.66 को। 1.924 इंटू 10 की पावर -3, तो डेल्टा एक्स हमारा आ रहा है 1.924 इंटू 10 की पावर -3, और मीटर में आएगा क्योंकि सब कुछ डेल्टा, हमने जो लेंथ लिया था वो स्टैंडर्डली मीटर में लिया था, तो आंसर मीटर में आएगा। तो 1.924 इंटू 10 की पावर -3, क्लियर आंसर आ रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी ऑप्शन क्या है? 1.92 इंटू 10 की पावर -3, 1.924 इंटू 10 की पावर -3 मीटर है। ये अनसर्टेनिटी है किसमें? पोजीशन में। इतनी पोजीशन में अनसर्टेनिटी आएगी अगर इतनी वेलोसिटी से हमारा प्रोटॉन भाग रहा है, जिसका प्रोटॉन भाग रहा है जिसका मास इतना दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, सॉरी नॉट प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है जिसका मास इतना दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने निकाल ली और इस तरीके से ही ये कैलकुलेट होगा। तो ये सारी चीजें अपनी आ गई और डेल्टा वी भी अपन ने निकाल लिया था और इससे डेल्टा एक्स आ गया, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट है। 1.92 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लेंगे 11th क्वेश्चन का, फिर हम सीधे अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार इसका।
ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो होगा अब हमारा कौन सा 12th क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन। तो भाई 12वां क्वेश्चन अब देखते हैं अपन। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो 2012 का सवाल था। 2012 में क्या पूछा गया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द टू स्पीशीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। इनमें से कौन सी स्पीशीज आपस में जो पेयर हैं वो आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। आइसोस्ट्रक्चरल मींस सेम स्ट्रक्चर्स। तो इनमें से किस स्पीशी का स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री सेम नहीं है। आइसोस्ट्रक्चर्स मतलब, आइसोस्ट्रक्चरल मतलब सेम स्ट्रक्चर्स। आपको बताना है नॉट आइसोस्ट्रक्चरल मतलब जो आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। ठीक है, CO32 माइनस और NO3 माइनस, ये तो आइसोस्ट्रक्चरल है, बनाकर देख लो। CO32 माइनस H2CO3 से बनता है C डबल बॉन्ड O विथ माइनस, O विथ माइनस, ट्राइगोनल प्लेनर। सेम गोज विथ NO3 माइनस, NO3 माइनस। HNO3 से बनता है तो दिस इज बेसिकली NO3 माइनस। तो ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, NO3 माइनस। दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, ट्राइगोनल प्लेनर। दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, इट्स ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट अगला स्ट्रक्चर बनाते हैं, PCl3 प्लस और SiCl4 माइनस। दोनों सेम होंगे, इट विल बी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। PCl3 प्लस तो फॉस्फोरस होगा, एक तरफ क्लोरीन, दूसरी तरफ क्लोरीन, तीसरी तरफ क्लोरीन, और एक्चुअली एक लोन पेयर आता है इस पर, बट लोन पेयर की जगह एक प्लस चार्ज है तो एक ऑड इलेक्ट्रॉन होगा जो इसको टेट्राहेड्रल शेप देगा, जो इसको टेट्राहेड्रल शेप देगा। और SiCl4 तो होगा ही टेट्राहेड्रल प्रॉपर, जैसे CCl4 होता है वैसे SiCl4, ये प्रॉपर टेट्राहेड्रल शेप। तो दोनों में आपको दिखेगा टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल दिख गया, सेम टेट्राहेड्रल यहां पर दिखेगा, तो इसका स्ट्रक्चर सेम है, दैट इज टेट्राहेड्रल। तो मतलब यहां भी हमारे आंसर नहीं है क्योंकि इनके स्ट्रक्चर सबके सेम दिख रहे हैं। तो ये टेट्राहेड्रल, दिस वाज A पार्ट, दिस वाज B पार्ट। C पार्ट PF5 एंड BRF5, हाँ ये हो सकता है, ये आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है क्योंकि ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। BRF5 में 5 फ्लोरीन्स हैं तो स्क्वायर, और एक लोन पेयर भी है तो ऊपर नीचे एक पिरामिड है, स्क्वायर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री आएगी। देखेंगे यहां पर सी ऑप्शन, PF5 था कि PCl5 था, PF5 था, ठीक है। PF5 एंड BRF5, ठीक है। तो फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड क्या करेगा, फास्फोरस बीच में 3 इक्वेटोरियल फ्लोरीन्स, 3 इक्वेटोरियल फ्लोरीन्स और 2 एक्सियल फ्लोरीन्स, 2 एक्सियल फ्लोरीन्स। तो शेप क्या हो गया इसका, ये ट्राइंगल, ऊपर एक पिरामिड, नीचे एक पिरामिड। तो इट्स शेप विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। BRF5 में ये स्ट्रक्चर नहीं है, BRF5 का अलग है क्योंकि ब्रोमीन में एक लोन पेयर आ जाता है, क्योंकि ब्रोमीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 तो बॉन्ड बना रहे फ्लोरीन से, तो ये बीच में एक स्क्वायर बन गया, ऊपर एक्सियल एक फ्लोरीन, और यहां अपन ने एक लोन पेयर डाल दिया, यहां एक लोन पेयर आ गया। तो ये एक्चुअली ज्योमेट्री स्क्वायर बाय पिरामिडल, बट शेप विल बी स्क्वायर पिरामिडल क्योंकि सिर्फ एक पिरामिड असल में बन रहा है। तो इसका शेप हो गया स्क्वायर पिरामिडल।
ज्योमेट्री अभी भी बाय पिरामिडल रहेगी क्योंकि ज्योमेट्री में लोन पेयर भी आएगा, ये जो लोन पेयर है ये भी आएगा, लेकिन शेप में नहीं आएगा, तो शेप विल बी स्क्वायर पिरामिडल। समझ आया? तो एक ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, एक स्क्वायर पिरामिडल, तो इट इज नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, और यही हमारा इसलिए आंसर होगा। तो इट इज नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, हेंस दिस इज आवर आंसर। तो ये आंसर होगा हमारा सी। एक बार डी और देख लेंगे, बट सी हमारा आंसर क्लियर हो गया, सी हमारा आंसर बन गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, डी और देख लेते, ALF6 3 माइनस और SF6 कुछ नहीं बनेगा, स्क्वायर बाय पिरामिडल दोनों आएंगे, सेम है, आइसोस्ट्रक्चरल है, सेम है। तो देख लेते हैं बनाकर भाई, ALF6 तो एल्यूमिनियम, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, 3 माइनस हो गया ना, तो ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया 3 माइनस। और साथ में कौन था? SF6, क्लियर हो गया? तो यहां पर हमको क्लियर दिख रहा है, बीच में स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड, स्क्वायर के नीचे एक पिरामिड, तो इसलिए दोनों की ज्योमेट्री सेम है, स्क्वायर बाय पिरामिडल, जिसको हम ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं। तो दिस विल बिकम स्क्वायर बाय पिरामिडल, जिसको हम ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं। तो ये स्क्वायर बाय पिरामिडल विल बी आवर आंसर। तो करेक्ट आंसर जो हो गया वो हमारा यही हो गया, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑलरेडी हमने लिख दिया है, तो दिस इज करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी, दिस वाज डी। ठीक है, तो इसको डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि सबके स्ट्रक्चर तुम्हें समझ में आए, जो भी स्पीशीज यहां पर दी थी सबके स्ट्रक्चर्स तुम्हें समझ में आए, इसलिए सारे ऑप्शंस को हम डिटेल्ड में स्ट्रक्चर बना बना कर देख रहे हैं। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले ले, 12th क्वेश्चन डन हो गया 2012 का। 12th क्वेश्चन ये था, स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बात करेंगे। ओके, तो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन के बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे भाई, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो पहले, दो स्ट्रक्चर यहां पर भी हैं, दो पेयर के। ओके, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज योर 13th क्वेश्चन। जेई मेन 2014 का क्वेश्चन है, जेई मेंस का 2014 का क्वेश्चन है ये, 2014 का। क्या बोल रहा है? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सिग्निफिकेंट म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। म्यू 0 नहीं हो, मतलब डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 ना हो, मतलब आपको बताना है पोलार मॉलिक्यूल, इन शॉर्ट पोलार कंपाउंड बताना है कि इनमें पोलार कंपाउंड कौन है। तो ठीक है, पोलार कंपाउंड बताना है, बताते। देखो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, दिस इज 1,4 डाइसाइनोबेंजीन, ये फिनॉल हो गया बेसिकली। इसमें एक हमारा फिनॉल होगा, एक हाइड्रोक्सी बन जाएगा, और ये थायो अल्कोहल हो गया, थायो अल्कोहल, बेंजीन थायो अल्कोहल। तो इसमें आप देखोगे कि कार्बन और नाइट्रोजन में यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन की पुलिंग ऐसे होगी और ऐसे होगी, तो अंतर नहीं। इसमें अगर आप देखोगे क्लोरीन में, तो क्लोरीन में भी डायपोल मोमेंट ऐसा आएगा ये, लेकिन OH और इसमें देखोगे तो आपको नेट डायपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होगा। कैसे कैंसिल नहीं होगा? यहां देखेंगे, मॉलिक्यूल अलग अलग हो गया ना। तो ये हो गया बेंजीन रिंग, सपोज दिस इज O एंड H, दिस इज O एंड H। तो अब यहां पर अगर आप देखो तो ये दो OH ग्रुप है, ठीक है, इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्विनोन। तो पैरा हाइड्रोक्विनोन में O और H के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है तो ये रोटेट करके कन्फर्मर दे सकता है, रोटेट करके कन्फर्मर दे सकता है। तो फिर इनके डायपोल मोमेंट इनके कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में कैंसिल नहीं होंगे, सिंगल बॉन्ड जहां है।
यहां कैंसिल हो गए थे क्योंकि यहां एक एटम था क्लोरीन और क्लोरीन, तो ये कैंसिल हो गया। यहां पर C और N, यहां पर भी 2 एटम है, लेकिन साइनाइड में आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, कन्फर्मेशनल में नहीं आ सकता, क्योंकि कन्फर्मेशनल में मल्टीपल बॉन्ड्स का नहीं बन सकता। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है ना मल्टीपल बॉन्ड्स के पास। जैसे 2 बॉन्ड है तो तुम इनको हर एंगल पर नहीं घुमा सकते, क्योंकि अगर 2 बॉन्ड्स है तो वो क्या हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे। जैसे 2 बॉन्ड्स हैं तो वो लॉक हो जाएंगे, ऐसे लॉक हो जाएंगे, एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड के ऊपर ओवरलैप आएगा। लेकिन सिंगल बॉन्ड है तो आप कितनी बार भी घुमा लो, ये कन्फर्मेशनल आइसोमर होता है। तो यहां पर आपका CN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहां कन्फर्मेशनल नहीं है, तो यहां से डायपोल कैंसिल हो जाएगा। तो म्यू इसका भी 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा, लेकिन इसका और थायोल का, बेंजीन डाइथायोल, ये SH है ना, थायोल, इसमें नहीं होगा, क्योंकि SH में भी वही सीन है, इस SH में भी वही सीन है। ये रही बेंजीन रिंग, ये रही बेंजीन रिंग, ये S H, ये S और H। क्लियर हो गया? तो ये S और H। अब यहां पर भी कंफर्मेशनल का खेल है, सिंगल बॉन्ड है ना, और थायोल तो वैसे भी कुछ नहीं होता, ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाता है तो थायो अल्कोहल बन जाता है, तो ये थायोल बन गया। तो यहां पर ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा। क्लियर हो गया? तो यहां पर डायपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि कंफर्मेशनल आइसोमर्स होंगे तो बॉन्ड एंगल रोटेट करेगा, तो फिक्स्ड नहीं है कि ये इधर ही खींचे और ये इधर ही खींचे। कंफर्मेशनल हर एंगल पर अपनी रोटेशन बदलेगा, तो यहां पर बॉन्ड एंगल कैंसिल नहीं होगा। तो यहां म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यहां पर भी म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। कंफर्मेशनल आइसोमर अराउंड द सिंगल बॉन्ड। तो इसका मतलब थर्ड और फोर्थ हमारे आंसर है। अब थर्ड और फोर्थ कहां पर है? लास्ट ऑप्शन में। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। थर्ड एंड फोर्थ, ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो दिस इज थर्ड एंड फोर्थ, दिस इज एब्सोल्युटली आवर करेक्ट आंसर। तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जो कि थर्ड और फोर्थ का है। कंसेप्ट क्लियर हो गया थर्ड और फोर्थ में? कोई डाउट नहीं है। तो थर्ड और फोर्थ का करेक्ट आंसर है, जो कि डी में है, क्योंकि थर्ड स्ट्रक्चर और फोर्थ स्ट्रक्चर में डायपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होगा, यानी कि देयर विल बी सर्टेन वैल्यू ऑफ नेट डायपोल मोमेंट। म्यू की कुछ वैल्यू आएगी, जिसके कारण व्हाट यू कैन से कि नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू कुछ आ रही है। इसका मतलब यहां पर आप कह सकते हो कि नॉन पोलार नेचर है इन मॉलिक्यूल का, सॉरी पोलार नेचर है इन मॉलिक्यूल का। इनका नॉन पोलार है, जिसमें डायपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू आ रही है, उसका पोलार नेचर हो गया, क्योंकि वो पोल्स डेवलप कर रहा है, पोल्स इंड्यूस कर रहा है। जिसका म्यू 0 आ रहा है वो नॉन पोलार है, उसमें कोई पोलैरिटी नहीं है। तो ये दोनों पोलार हो गए हमारे, ठीक है, ये दोनों पोलार हो गए। क्लियर हुआ स्ट्रक्चर से? स्क्रीनशॉट लेंगे 13 क्वेश्चन का। 13 क्वेश्चन जेईई मेन 2014 का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार। ओके, 13वां क्वेश्चन हो गया। लेट्स मूव टू दी 14th क्वेश्चन नाउ। 14th और 15th दो क्वेश्चन बचे हुए हैं। 14th क्वेश्चन जो है वो पूछा गया जेईई मेन 2013 में, 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस बोथ द स्पीशीज आर नॉट लाइकली टू एग्जिस्ट। अच्छा, आपको बताना है इनमें से पेयर कौन सा पेयर है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सहारा लेना पड़ेगा, एमओटी थ्योरी का सहारा लेना पड़ेगा, एमओटी का, जिसमें आपको बॉन्ड ऑर्डर बताना पड़ेगा कि किसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है। और आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। दिस इज बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जिसमें सेम हुए, उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। So if NB equal to NA, bonding electrons is equal to anti-bonding electrons, this implies bond order will be 0. तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, और बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, वो मॉलिक्यूल या वो आयन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर उसका क्या है? 0 है। बॉन्ड ऑर्डर उसका क्या है? 0 है। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 होगा तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। और कब 0 होगा? जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होगी। मतलब बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और नॉन बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी। नॉन बॉन्डिंग मतलब एंटी बॉन्डिंग,
एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं नॉन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग में। पहला केस H2 प्लस, H2 प्लस एक ही देख लेते हैं। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन दो मिलकर दो होते हैं, बट एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, तो दिस इज सिग्मा 1s1, सिग्मा 1s1। तो एंटी बॉन्डिंग में तो एंटी बॉन्डिंग में नहीं, लेकिन बॉन्डिंग में तो है, तो 1 माइनस 0/2, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1/2। तो ये तो एग्जिस्ट करेगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर हाफ भी आ गया तो एग्जिस्ट करेगा। He2 माइनस में भी बॉन्ड ऑर्डर कुछ आएगा तो वो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन He2 माइनस का भी देख लेते हैं। He2 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 और 6, 2 हीलियम के, ठीक है, लेकिन 2 हीलियम में तो 4 और 2 माइनस है तो 6 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, 4 हो गए, सिग्मा 2s2। तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी, बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 और 2 4, एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा स्टार में 2/2, 4 माइनस 2 इज 2/2, 1। दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ए ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। लेट्स चेक आउट फॉर बी। बी देख लेते हैं। H2 माइनस, H2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? हाइड्रोजन H2 माइनस, तो H के पास कितने हो गए? एक और एक, 2 H है तो 2 H, 2 इलेक्ट्रॉन और एक माइनस, 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन में कॉन्फ़िगरेशन 1s2, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s1। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, एंटी बॉन्डिंग 1, 2, 1/2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1/2 आएगा, मतलब ये भी एग्जिस्ट करेगा, 1/2 आ रहा है। हीलियम 2 माइनस, हीलियम 2 माइनस, हीलियम में कितने होते हैं? 2, 2 दूनी 4 और 2 और 6, तो ये कुछ ऐसा ही है 6 वाला, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर पहले ही निकाल चुके हैं। यहां पर कितना आ जाएगा? 1, बॉन्ड ऑर्डर विल कम आउट टू बी 1, मतलब ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, बी भी हमारा आंसर नहीं है। सी को चेकआउट करते हैं। H2 2 प्लस और हीलियम 2, H2 2 प्लस और हीलियम 2, सी कौन सा पेयर है? H2 2 प्लस और हीलियम 2। पहले निकालते हैं H2 2 प्लस के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 और 2 प्लस, मतलब 0 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, तो 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 0 ही है, क्योंकि कोई कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, बॉन्ड ऑर्डर 0 है। हीलियम 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स है? हीलियम 2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, एक हीलियम में 2 तो 4 इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2/2, 0/2, 0, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हमारा आंसर है। मिल गया भाई आंसर, मिल गया आंसर, ये हमारा आंसर है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये सी ऑप्शन हमारा आंसर, दिस इज अवर करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन करेक्ट है, सी। एक बार हम डी का और चेक कर लेंगे, बट हमारे को आंसर तो मिल गया है जो कि सी है, कंफर्म। सिंपल खेल था, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिसके सेम होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, और वो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो नहीं करेगा। क्लियर हो गया पूरा मसला। एक बार डी और देख लेते हैं। डी H2 2 माइनस और हीलियम 2 प्लस, H2 माइनस और हीलियम 2 प्लस, तो वी हैव डी ऑप्शन, H2 माइनस एंड हीलियम 2 प्लस। इसका पहले निकालते हैं। H2 2 माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन के पास होते हैं 1, 2 हाइड्रोजन के पास 2 और 2 माइनस एक्स्ट्रा, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, बिल्कुल। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 माइनस 2 अपॉन 2, 0/2, बॉन्ड ऑर्डर 0, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। H2 2 माइनस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। He2 2 प्लस और देख लेते हैं।
H2 2+, कितने इलेक्ट्रॉन्स? He के 2, 2 दूनी 4, 4 में 2 कम 2, तो इट विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स तो सिग्मा 1s2, बस सिग्मा 1s2। बॉन्ड ऑर्डर 2 - 0/2, तो दैट इज 2/2 इक्वल टू 1। ये एग्जिस्ट करेगा, एक नहीं कर रहा है, एक कर रहा है, तो ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा था कौन सा पेयर नहीं करेगा, तो ये भी आंसर नहीं है, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ओनली सी। तो सी का हमारा करेक्ट जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका सी ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें H2 2+ और हीलियम 2 ये दो मॉलिक्यूल और आयन आपस में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये वो पेयर है जो एग्जिस्ट नहीं करेगा एज पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू हमने इसका आंसर निकाला है। क्लियर हो गया? सो दिस वाज द 14th क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार इसका। इस वाले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट लेंगे। यहां पर बाकी दो हैं जहां पर हमारा आंसर भी है सी, तो उसका कैलकुलेशन भी बताया मैंने। यहां पर मैंने सी का कैलकुलेशन भी बताया था, उसका भी आंसर था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 14th क्वेश्चन, पेनल्टीमेट क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द अल्टीमेट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पार्ट का, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। जेईई मेन 2013 में सवाल पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 15। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 15? देख लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीशीज लिथियम 2, लिथियम 2- एंड लिथियम 2+ इंक्रीजेस इन द ऑर्डर ऑफ। बहुत बढ़िया, स्टेबिलिटी बतानी है। पहली बात तो स्टेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आएगा उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। अगर मान लो बॉन्ड ऑर्डर सबका सेम आ रहा है, तो फिर जिसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स खुद तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते ही नहीं है, साथ में पूरे मॉलिक्यूल को, पूरे आयन को अनस्टेबल भी करते हैं। तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल में अनस्टेबिलिटी आएगी, वो स्टेबल नहीं होगा। तो स्टेबल होने के लिए एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम से कम होने चाहिए, तो जितने कम होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इस फंडे पर चलता है पूरी स्टेबिलिटी एज पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं एक एक करके सबका। पहला है लिथियम 2, Li2। लिथियम 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? लिथियम के पास हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 होते हैं, और 3 2 2 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स को आप कॉन्फ़िगर करो। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2 और 2 4। एंटी बॉन्डिंग कितने? 2/2, 4 - 2/2, 2/2, 1। ठीक है, तो 1। नेक्स्ट लिथियम 2 2-, Li2, लिथियम 2-, ओनली माइनस, नॉट 2-। Li2-, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? लिथियम 2 में 6 होते हैं, एक और एक्स्ट्रा क्योंकि माइनस चार्ज लगा है, तो इट विल बिकम 7 इलेक्ट्रॉन्स। कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s1। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा देखेंगे। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग इज 3 नाउ, क्योंकि एक और बढ़ गया ना सिग्मा 2s1 में, डिवाइड बाय 2, 1/2। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1/2। ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1/2। तो लिथियम 2- भी हो गया। लास्ट लिथियम 2+, तो लिथियम 2 और चार्ज है प्लस। लिथियम 2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, और एक प्लस चार्ज लगा है, मतलब एक कम है, तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, 2 और 2 4, सिग्मा 2s1। कितने होगा इसमें? बॉन्डिंग कितने? 2 और 1 3। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्डिंग है 3 माइनस
एंटी बॉन्डिंग इज 2/1, तो 3 माइनस 2/1, 3 माइनस 2 इज 3 माइनस 2/2 सॉरी, तो 3 माइनस 2/2 इज 1/2, तो ये 1/2 आ रहा है। मतलब एक बात तो कंफर्म है, इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल वो है जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा तो Li2 का है, तो Li2 सबसे ज्यादा स्टेबल है। लेकिन फिर Li2 माइनस और Li2 प्लस का दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 1/2 है, इसका भी 1/2 है, इसका भी 1/2 है। तो इसमें रेस कौन जीतेगा? जिसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो एंटी बॉन्डिंग किसमें कितने? 2, इसमें कितने? 3, तो Li2 प्लस रेस जीत गया। तो सबसे लीस्ट स्टेबल Li2 माइनस, उससे ज्यादा Li2 प्लस और सबसे ज्यादा Li2, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। तो Li2 माइनस सबसे कम, फिर Li2 प्लस उससे ज्यादा, फिर Li2 सबसे ज्यादा, एज पर द ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया भाई ऑप्शन बी जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और यही हमारा फाइनल आंसर आएगा, ऑप्शन। क्लियर हो गया? तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो सिंपल फंडा याद रखना बॉन्ड ऑर्डर को लेकर, और सारी चीजें यहीं से आती हैं। तो Li2 2 माइनस में और Li2 प्लस में, Li2 माइनस और Li2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर 1/2 था, लेकिन Li2 माइनस में 3 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स थे Li2 माइनस में, तो सबसे कम स्टेबल था, और Li2 प्लस में 2 थे तो वो थोड़ा स्टेबल था, और Li2 तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर रखता है 1, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल था। क्लियर हो गया? ये पार्ट हो गया हमारा 15th क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे PYQ सीरीज का, रिवीजन पार्ट का। स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम वीडियो कंक्लूड करेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे। तो 15वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और यहां पर अपना पूरा रिवीजन दमदार तरीके से हुआ है। इन केस अगर आपको लगता है कि कोई और क्वेश्चन भी होने चाहिए, कंसेप्ट होने चाहिए, तो वो मेगा रिवीजन में हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द होल सिलेबस, यानी कि जब 40 डे का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 37th डे पे ही, तो 38, 39, 40 को हम लोग लेकर आने वाले कंप्लीट रिवीजन, जहां पर और भी सवाल होंगे इस चैप्टर से। अभी एक लिमिटेड सवाल ही यहां पर कराए सकते थे, तो वो लिमिटेड सवाल हमने कराए, उसके अलावा आपको कंप्लीट रिवीजन में सारे सवाल मिलने वाले। तो कंप्लीट रिवीजन में बाकी आपको सारे सवाल मिलने वाले। बाकी तो आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर सब कुछ फ्री ही मिलना है, आपको सारे लेक्चर्स फ्री मिल रहा है। ये क्रैश कोर्स 40 डेज का किल शॉट कोर्स एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है, और इसका अगर कोई डे या कोई लेक्चर आप YouTube पर मिस कर जाओ, तो आप आ जाओ magnetbrains.com पर। magnetbrains.com पर आप आओगे तो आपको यहां पर प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में एक प्लेलिस्ट मिलेगी। क्योंकि क्या होता है, जब आप YouTube पर पढ़ते हो तो कोई टॉपिक सर्च करके पढ़ते हो, और जब भी कोई टॉपिक सर्च करते हो तो उस टॉपिक के आगे और पीछे क्या टॉपिक है वो आपको नहीं पता चलता। वो टॉपिक का वीडियो मिलता है, लेकिन उस टॉपिक से पहले क्या पढ़ना है और बाद में क्या पढ़ना है वो आपको नहीं पता चलता। और केमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्शन रखते हैं। जब वो कनेक्टेड टॉपिक्स मिलते हैं तो एक फ्लो बनता है, एक रिदम बनता है, एक मोमेंटम बनता है। वो जरूरी होता है पढ़ाई में, जिससे पढ़ाई में एक इंटरेस्ट बना रहता है। तो वो फ्लो के लिए, वो सीक्वेंस पता करने के लिए आप magnetbrains.com आ सकते हो। यहां पर IIT-JEE सेक्शन में जाओगे तो आपको सभी कोर्स मिलेंगे। यहां पर IIT-JEE का रेगुलर कोर्स भी मिलेगा, और किल शॉट कोर्स 40 डे का कैप्सूल कोर्स भी मिलेगा। जैसे ही आप कोर्स पर जाओगे, किसी भी कोर्स पर, आपको वहां पर चैप्टर की लिस्टिंग होगी, सारे चैप्टर्स की लिस्टिंग होगी, उसके अंदर नंबर ऑफ लेक्चर्स लिखे होंगे, और हर लेक्चर के आगे हर लेक्चर का ड्यूरेशन लिखा होगा। सो दैट आप टाइम टेबल बना के प्लान आउट कर लो कि आज मुझे इतनी देर ये लेक्चर देखना है, इतनी देर ये लेक्चर देखना है, एक पूरा टाइम टेबल आप बना लो। और ऐसा नहीं है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर बुला रहे हैं तो कोई सब्सक्रिप्शन बाय करना है या कोई प्रीमियम पैकेज लेना है, कोई फीस देनी है, कुछ नहीं। 100% फ्री एजुकेशन है, और 2 चैप्टर नहीं, पूरे के पूरे चैप्टर, पूरा कोर्स, IIT-JEE का, K12 का, नीट का, सभी एग्जाम्स का कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और जैसे आप वीडियो प्ले करोगे, हाई क्वालिटी का वीडियो प्ले होगा विदाउट एनी बफर फ्री वीडियो यहां पर प्ले होगा। और बाकी आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स IIT-JEE और नीट का चैनल, यानी जीत के चैनल पर ना सिर्फ JEE बल्कि नीट की भी तैयारी उतनी शिद्दत से कराई जा रही है। नीट के लिए भी एक्सक्लूसिव लेक्चर्स फिजिक्स के, बायो के, केमिस्ट्री के आपके लिए अपलोड किए जा रहे हैं। एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको वो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि आपको JEE की टीम से भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं जो अभी भटके हुए हैं, क्या JEE की तैयारी के लिए कोई एक अच्छा चैनल मिल जाए, या नीट की तैयारी में रेगुलरली कहां से कर सकता हूं जहां रेगुलर वीडियोस मिले,
तो उनके साथ चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। पहले खुद सब्सक्राइब करें और चैनल का लिंक उनके साथ शेयर करें जो क्वालिटी कंटेंट की तलाश में, क्योंकि कई लोगों को लगता है फ्री दे रहे होंगे तो मे बी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज होगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्वालिटी आप देख लो, आप कंपेयर कर लो, आपको यहां पर सबसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। मैग्नेट ब्रेन्स को प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।